ना बेटा, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग का बेटा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, आप इसे रेक्टिलियन मोशन कह सकते हैं, आप इसे वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, एंड दैट इज द चैप्टर 3 ऑफ द एनसीईआरटी। यहीं से कहा जाए बेटा तो मैकेनिक्स का जो इनिशियल फॉर्मेट है, जहां से आप कहते हैं कि मैकेनिक्स जो ब्रांच है हमारी, जो कि पूरी फर्स्ट बुक हमारी मैकेनिक्स है, यहीं से स्टार्टअप लेगी मैकेनिक्स। तो बात ये आती है कि मैं उस बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूं कि व्हाट यू मीन बाय द मैकेनिक्स। तो कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the body at rest and in motion under the application of the forces, that is called the mechanics. Again I am repeating, the branch of the physics which deals with the study of the body in rest and motion under the application, अगर forces लग रहे हैं तो under the application of the forces, that is called the mechanics. अगर मैकेनिक्स को बेटा हम लोग क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स फर्दर 3 ब्रांचेस में क्लासिफाई हो सकती है। पहली ब्रांच है आपकी स्टैटिक्स, सेकेंड ब्रांच है आपकी काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज द डायनेमिक्स। बात आती क्या भाई अंतर है कि हमारे लिए तो मैकेनिक्स एक जैसी होती है। देखो बेटा, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें फोर्सेस नहीं काम कर रहे, जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट वहां पर क्या है बेटा, 0 है। देन दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। जब पहले यूपी बोर्ड में बच्चे होते थे तो वहां स्टैटिक्स की मैथ्स में भी एक बुक चलती थी, अब तो स्टैटिक्स को फिजिक्स में ही बची। तो मैंने कहा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी एट रेस्ट अंडर द कंडीशन ऑफ या अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। अब बात आती है बेटा काइनेमेटिक्स क्या है। जो हमारा चैप्टर 3 है और जो चैप्टर 4 है, जिसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर हमारे काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। मींस इसमें हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। बात आती क्या होती है काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। मींस हम बॉडी के मोशन की स्टडी कर रहे हैं बट वी डोंट नो द कॉज ऑफ द मोशन, which agent या who is responsible for producing the motion in that body, या कोई बॉडी मूव करे तो उसको स्टॉप करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है। हम ठीक है, स्टॉप हो रही है मींस स्पीड कम कर रही है, बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि we are interested in the result, but who is responsible for that result? We are not interested in that. Then that branch is called the kinematics. Means अगर हम technically कहें तो the branch of physics which deals with the study of the motion of the body without knowing the cause of the motion, that is called the kinematics. अब इसके बाद हम बात करते हैं dynamics. The study of the motion of the body, the study of the motion of the body by knowing the cause of the motion, that is called the dynamics. मीन्स हम बॉडी के मोशन की स्टडी करें, साथ ही साथ हमें पता ये भी रहे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन, देन दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the motion of the body by knowing the cause of its motion, that is called the dynamics. मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो डायनेमिक्स हमारी कहां से शुरू होगी, चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। वहां पर हम बोलेंगे कि 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, इतने एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ वो भी वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दैट इज द 3 ब्रांचेस ऑफ द मैकेनिक्स। तो जो बेसिक इसी बहाने बेसिक डिफरेंस हमें पता चल जाते हैं कि आखिर डायनेमिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या, काइनेमेटिक्स क्या है, ये बातें। अब बात आती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी बॉडी की बात करें, आप कोई बॉडी कह दें या थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेना चाहते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कह दे, दोनों बातें सेम है।
इनकी दो ही कंडीशन आपके सामने होती है, मतलब दो ही फिजिकल सिचुएशन आपके सामने है। आइदर इट विल बी इन रेस्ट एंड आइदर इट विल बी इन मोशन। आइदर इट विल बी इन रेस्ट, आइदर इट विल बी इन मोशन। या तो रेस्ट में हो बॉडी या तो मोशन में हो बॉडी। बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन कंडीशन ऑफ द बॉडी। और क्या ये है कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है? मैंने कहा यहां पर बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। कोई भी बॉडी दुनिया में ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में है ना ही एब्सोल्युटली मोशन में। ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कि हम उसको देख कहां से रहे हैं। जैसे हम रोड पर खड़े हुए हैं और बगल से हमारी कार जाती है, हम कह रहे हैं कि ये कार मूव कर रही है इतने वेलोसिटी के साथ। अगर हम उसी कार में खुद बैठे हैं, हम कह रहे हैं ये कार मूव कर रही थी वेलोसिटी के साथ, जो बंदा कार के अंदर बैठा है इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं उसी कार के अंदर खुद बैठा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि कार के बगल वाला बंदा जो हमारे बगल में बैठा वो रेस्ट में है। तो दैट इज क्या, एक बार हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, हमारे ऑब्जर्वेशन अलग है। एक बार हम कार के अंदर है तो हमारे ऑब्जर्वेशन अलग है। ट्रेन पे जो बैठा हुआ आदमी है उसको बगल में बैठा हुआ आदमी रेस्ट पे लगता है। पेड़ जो बाहर खड़े हुए उसे लगता है पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या एक्चुअली पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं? नो, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कि आपको बॉडी रेस्ट में दिखती है या मोशन में दिखती है। लेकिन अगर हम किसी भी मोशन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करें, हम अपने रेफरेंस पॉइंट को ग्राउंड के रेफरेंस में लेते हैं, तो हम ये कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, दैट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वैसे तो कहा जाए कि देयर इज द नो कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, ओनली दिस डिपेंड्स अपॉन दी दैट कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहें तो मैं तब भी नहीं कहूंगा एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन है। क्यों? क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ पे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हमको कोई मून से ऑब्जर्व करे तो उसके रिस्पेक्ट में तो अर्थ भी मोशन में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कह सकते हैं कि दिस बॉडी विल बी इन रेस्ट, दिस बॉडी विल बी इन मोशन, बट एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन की कंडीशन नहीं है। डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आपको कब रेस्ट में दिखेगी बॉडी और कब मोशन। अब बताते हैं कि व्हेन यू वांट टू से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट, तो मैंने कहा आप जहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर टाइम बीतने के साथ लगातार टाइम आपका बीत रहा है, ये टाइम इंक्रीज होने का मतलब टाइम लगातार स्पेंड हो रहा है, लगातार टाइम बीतने के साथ आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा पोजीशन जीरो, रिमेन्स कांस्टेंट है। जीरो अगर कहना तो चेंज इन पोजीशन जीरो है। कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो जो ऑब्जर्वर, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में उस बॉडी की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, जब भी हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब ये अंडरस्टूड है, बार बार बोला नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि बॉडी टाइम बीतने के साथ अगर बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही जिसको हम देख रहे हैं, देन मींस चेंज इन पोजीशन जीरो है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। सिमिलरली अगर हम मोशन की बात करें बच्चा, तो मैंने कहा जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है, एज चेंजेस। जैसे ही मैं डायरेक्शन में नहीं जाना चाहूंगा अभी, एज चेंजेस का मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही, दैट इज दिस फैक्ट आफ्टर दिस टॉपिक। लेकिन मेरे कहने का पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, मींस जब चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो तुम्हें वो जीरो नहीं मिलेगी, टाइम के साथ लगातार पोजीशन में बदलाव दिखेगा, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये बात रही कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू मीन बाय मोशन। अब बात आती है कि यहां पर अगर हम मोशन की बात करें, मोशन, तो मोशन को बेटा हम द बेसिस ऑफ चेंज इन द पोजीशन इन द स्पेस, कि बॉडी जिस तरीके से स्पेस में अपने पोजीशन को चेंज करती है
उसके बेसिस पर हम तीन तरीके से मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है वन डायमेंशनल मोशन, जिसको आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और you can say that motion in a straight line, motion in a straight line, either you can say that the rectilinear motion, rectilinear motion, all the terms are corresponding to the one dimensional motion. Second है बेटा टू डायमेंशनल मोशन। अभी एक एक को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने विद एग्जांपल। टू डायमेंशनल मोशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन in a plane, motion in a plane. And third one is three-dimensional motion, three-dimensional motion, ये आप कह सकते हैं। तो अब बताते हैं कि when the motion is said to be in one dimensional। तो मैंने कहा बेटा कि अगर किसी भी बॉडी का जो मोशन है, उस मोशन के दौरान सिर्फ उसके पोजीशन का एक कोऑर्डिनेट बदले। जैसे बेटा हम अगर अपने थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो हमारे इस थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है। ये थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए बॉडी की पोजीशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले। ये नहीं कि एक कोऑर्डिनेट पहले एक्स बदल रहा है, फिर एक्स नहीं बदला, फिर वाई बदला, फिर ना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है पोजीशन का तो सिर्फ एक्स ही लगातार बदले। अगर वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही बदलता रहे। मींस व्हेन इन मोशन ऑफ द बॉडी ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन इज कीप ऑन चेंजिंग एंड अदर टू कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, then the body is said to be in one dimensional motion। then body आपकी one dimensional motion में कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रोड है बेटा और इस रोड को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं। यहां से कोई भी बंदा चलना स्टार्ट कर देता है, यहां से कोई चलना स्टार्ट कर देता है, इसको वो रीजन मान लिया। तो मैंने कहा देख सकते हैं कि जब ये बंदा चल रहा है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो लगातार चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी कांस्टेंट है और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो भी रिमेन्स कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कहना जीरो रहे, ठीक है ना? yes। जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। मींस ओनली वन कोऑर्डिनेट इज कीप ऑन चेंजिंग, अदर टू कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द मोशन ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम एक टावर से इसको रिलीज कर रहे हैं और ये आके ग्राउंड को हिट करती है। अगर मैं इस एक्सिस को x माना, इसको मैंने y मान लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि y कोऑर्डिनेट इज कीप ऑन चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट बदल रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट है और z कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट है। देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। मींस हमारे दिमाग में एक बेसिक तौर पर बात बैठ जाए कि when only one coordinates of the position is keep on changing, when only one coordinate of the position is keep on changing during the motion of the object and other two coordinates remains constant, that is called the one dimensional motion or motion in a straight line। तो ये बात हो गई और यही हमारा चैप्टर भी है। अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन में। डेफिनेशन बोलूंगा, बाकी डिटेल बात हम करेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर में। कहते हैं कि अगर मोशन के दौरान, पहली बात तो प्लेन क्या होता है वो देखो बेटा, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर जिस रेक्टेंगुलर रीजन को बाउंड अप करती है वो आपकी क्या कहलाती है? प्लेन कहलाता है। जैसे मैं इस रीजन को नाम दूं तो एक्स और वाई एक्सिस ने इसको बाउंड अप किया है, तो ये आपका क्या कहलाया बच्चा? एक्स वाई प्लेन कहलाया। आपने वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलकर इसको प्लान किया तो ये क्या कहलाया बेटा? वाई जेड प्लेन कहलाया है। और एक्स और जेड एक्सिस ने किया तो ये क्या कहलाया बेटा? एक्स जेड प्लेन।
कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रेक्टेंगुलर रीजन को दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर बाउंड अप करती हैं वो आपका प्लेन कहलाता है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन करे और उसके दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंज करे, तीसरा रिमेन्स क्या रहे, कांस्टेंट, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसी प्लेन में कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहे हैं, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन, और इसको मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए यहां से किसी बॉडी को तुमने प्रोजेक्ट किया और इस तरीके का, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कीप ऑन चेंजिंग है एंड अदर जेड कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। तो व्हेन two coordinates of the position is keep on changing and third coordinate remains constant throughout the motion of the object, then that motion is called the two dimensional motion. अब अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल मोशन की, तो मैंने कहा कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट all the three coordinates of position are changing, then that is called the three dimensional motion. For example, जब भी आप देख सकते हैं कोई प्लेन टेक ऑफ करता है, जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होता है और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या कर रहा होता है, बदल रहा होता है। तो ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर कीप ऑन चेंजिंग, देन दैट मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये बात रही कि व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मोशन। अब हम लोग इससे पहले कि आगे बात करें, आएंगे एक टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, and that is origin of position and origin of time। ये दो ब्रीफिंग आपको दे दे, फिर हम लोग origin of time, origin of position, concept of point object and then फिर हम लोग पहला टर्म डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में, that is distance। तो आते हैं यहाँ पर, बात आती है ओरिजिन ऑफ पोजीशन। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक बातें करी हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, थ्री डायमेंशनल क्या है। अब बात ये करते हैं कि जैसे हम ओरिजिन ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, मींस जहां से हम मानते हैं कि मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि मोशन वहीं से स्टार्ट हो रहा हो। अगर हम ओरिजिन ऑफ पोजीशन की बात करें, s इज इक्वल टू 0, दैट इज पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर observer starts its observation, जिस पॉइंट से उसने अपने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया, पोजीशन के जिस पॉइंट से, वो उसका ओरिजिन ऑफ पोजीशन हो गया। कि इस पोजीशन से, जैसे आपने कहा कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम s इज इक्वल टू 2 मीटर, तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो ओरिजिन रहा वो क्या हो गया, s इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया। ओरिजिन ऑफ पोजीशन की बात हो गई। अब बात आती है बेटा कि ओरिजिन ऑफ पोजीशन को डिसाइड करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स है, ये कंडीशन टू कंडीशन आप चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, जिस पोजीशन पर आपने ओरिजिन माना, उस ये ओरिजिन है मान लीजिए, तो ओरिजिन से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है दूसरा डायरेक्शन आपका नेगेटिव हो गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव मान लीजिए तो ये पॉजिटिव हो गया। मींस आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन विच डायरेक्शन द पोजीशन विल बी टेकन पॉजिटिव, इन विच डायरेक्शन द पोजीशन विल बी टेकन नेगेटिव। तो मैंने कहा बेटा कि जब भी हम ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमारी जो पोजीशंस होंगी वो पॉजिटिव पाई जाएंगी, और अगर हम यहां पर s लेस देन 0 की बात करें तो ये आपके नेगेटिव पाई जाएंगे। अब एक बात और सुनना, अगर मैं कहता हूं कि s ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब एक बात साफ हो गई कि हम यहां पर
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर हमें जीरो मतलब पॉजिटिव मिल रहे हैं, मींस लगातार हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेकिन बढ़ते जाएं, +1 +2 +3, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट में अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब बात आती बेटा ओरिजिन ऑफ टाइम की, कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिन ऑफ टाइम। ओरिजिन ऑफ टाइम क्या होगा? जिस टाइम से आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ टाइम। The time at which you starts your observation, that is called the origin of time, that is t = 0। इस टाइम के बाद के जो भी टाइम होंगे, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी है t = 2 सेकेंड, मीन्स ये बात साफ हो जाती है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस टाइम से मोशन को आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी क्या है। तो t, अगर हम ये कहते हैं t = 0 ओरिजिन ऑफ टाइम, अगर हम ये कहते हैं कि टाइम t ग्रेटर देन 0 है, मींस टाइम पॉजिटिव आप कह रहे हैं, इसका मतलब टाइम आफ्टर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, टाइम आफ्टर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, वो टाइम जिस टाइम के ऑब्जर्वेशन के स्टार्ट होने के बाद का टाइम, t लेस देन 0। जैसे लोग कहते हैं कि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, नो डाउट, एब्सोल्यूट टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ओरिजिन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है और टाइम निगेटिव भी हो सकता है। वंस यू हैव डिसाइडेड द ओरिजिन ऑफ टाइम, अगर आप कहते हैं कि t पॉजिटिव है, मतलब आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसके बाद की बात, और जब आप ये कह रहे हैं कि टाइम निगेटिव है, मींस टाइम बिफोर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, टाइम बिफोर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, मींस जिस टाइम पर आप बात कर रहे हैं एक्चुअली वो टाइम ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले का टाइम है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पॉजिटिव टाइम एंड द नेगेटिव टाइम। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = -4 सेकेंड, मतलब ये हुआ कि जब हमने उस बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया है उससे 4 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव टाइम। तो फिर मैं कहता हूं, नो डाउट एब्सोल्यूट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, but with respect to origin the time can be positive and negative। टाइम पॉजिटिव है तो टाइम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ऑब्जर्वेशन आपने स्टार्ट किया उसके बाद क्या चीजें आ रही हैं, और टाइम अगर पॉजिटिव है तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने के बाद जो चीजें आ रही हैं उनकी बारे में बात करेंगे, और अगर टाइम नेगेटिव है तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जो टाइम पहले ऑब्जर्वेशन के स्टार्ट होने के पहले का टाइम है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। छोटी सी बात लेकिन 5 मिनट इस पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बात आती है कि सर हम कब ये कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कब कोई भी ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट किया जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात करें बेटा, मैंने कहा बेटा यहां पर ये मान लीजिए एक बस खड़ी हुई है और इस बस की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ये मान लीजिए बेटा ये बस की जो डिस्टेंस है लेंथ है वो 5 मीटर है। ये मान लीजिए गेट नंबर 1 है और ये आपका गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, दिस विल बी 40 मीटर। ठीक, मैंने कहा कि बेटा ये बस अगर आके यहां पर खड़ी हो जाए, दिस बस विल बी केम एंड जस्ट स्टैंड हियर, ये पोजीशन 1 है यहां पर बस की, और सेम यही बस अगर आके यहां पर खड़ी हो जाए, ये पोजीशन 2 है यहां पर, तो आप देखेंगे कि अगर ये बस यहां पर आके खड़ी होती है इस पॉइंट पर आके यहां पर, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 40 मीटर ट्रेवल कर दी। लेकिन अगर इसी की पोजीशन यहां पर देखें और बस की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो बट ऑब्वियस है इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी बेटा, 45 मीटर। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट इतनी पोजीशन का फर्क है कि एक बार ये पूरे गेट पे जस्ट खड़ी है बाहर और एक बार ये जस्ट गेट के खड़ी है अंदर।
लेकिन आपने यहाँ पर जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो साइज ऑफ द बस है, उसको आप नेग्लेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहे। लेकिन मीन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मेजर करेंगे तो आप कहेंगे 40 मीटर ट्रेवल किया, और यहाँ पर करेंगे तो कहेंगे 45 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यही बस इसी गेट नंबर 1 से चले, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, ये LKO है, गेट नंबर 1 से चली, और ये 5 मीटर है, और ये दिल्ली पहुंचती है, ये दिल्ली पहुंचती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, ये दिल्ली। तो आप क्या कहेंगे कि बस चाहे यहां खड़ी रहे और चाहे बस यहां पर खड़ी रहे, कोई उसका सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि 500 किलोमीटर, दैट इज 500 किलोमीटर का मतलब ये हुआ ये 50,000 मीटर। इसमें तुम 5 मीटर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे केस में हम इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको नहीं लेते, साइज को नेग्लेक्ट ले लेते हैं, मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनेगा बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट डजंट मींस द ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉइंट साइज या पॉइंट शेप या पॉइंट मास ना। आप ये डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ द मोशन के ऊपर। अब वो सिचुएशन क्या होगी? When the size of the object is comparable to, देखना है 5 मीटर और 40 मीटर comparable हैं। When the size of the object is comparable to the distance traveled by the object, then the object cannot be considered as the point object. Whereas when the size of the object is very small, size of the object is very small in comparison to the distance traveled by the object, then that object is considered to be point object. तो जब न्यूमेरिकल के दौरान रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्लूड करना और कब ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्लूड नहीं करना है। तो when the distance traveled by the object is very large in comparison to the size of the object, then that object is said to be point object. तो ये बात रही हमारी। अब हम लोग आते हैं, पहला टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का, दैट इज डिस्टेंस। The first term is the distance. इसके बाद फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। बात आती है बेटा कि व्हाट डू मीन बाय द डिस्टेंस। तो मैंने कहा बेटा कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो एक सिंपल सी लाइन में हम ये कहें तो आप ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, length of the actual path traveled by the object during motion, during its motion। अपने मोशन के दौरान किसी भी बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, जूनियर क्लास के बच्चे बता देते हैं। मीटर्स में मेजर करते हैं, SI यूनिट मीटर्स है। क्वांटिटी कैसी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। मींस डिस्टेंस की वैल्यू जानकर आप ये तो बता सकते हैं कि एक्चुअली आपने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, लेकिन व्हाट इज द ओरिएंटेशन इन द स्पेस, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। ओरिएंटेशन मींस कहां, किस डायरेक्शन में, वो आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब बताते हैं कि डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, लेकिन कब? जब बॉडी रेस्ट में रहे, ये भी जान लेना। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो ना तो जीरो हो सकता ना ही नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन मोशन है तो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पर बात आती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विद द टाइम, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद द टाइम। डिस्टेंस कभी भी, ये बात छोटी सी अभी लग रही है, आगे चल के भी ग्राफ वगैरह पढ़ोगे तो वहीं पर लगेगा कि सर ने ये बताया ना होता तो कैसे काम चलता। तो डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये नहीं कि टाइम के साथ घट, अगर एक बार 10 मीटर हो गई तो 10 से वो 9 मीटर नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड लगातार अगर मोशन में बॉडी है तो डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बढ़ती रहेगी, ठीक है ना, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बात रही डिस्टेंस की। दूसरी बात ये बेटा कि अगर आप डिस्टेंस जानते हैं तो यू कैन ट्रेस द एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे इट गिव्स द एक्चुअल पाथ, क्योंकि जब एक्चुअल पाथ की लेंथी है तो बट ऑब्वियस है यहां से आपको एक्चुअल पाथ मिलता रहेगा कि इट गिव्स द एक्चुअल पाथ। जैसे मान लीजिए बेटा ये पोजीशन ए है एंड दिस इज द पोजीशन बी, पोजीशन ए एंड द पोजीशन बी आर देयर, पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। यहां पर ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं इस पाथ से जा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इस पाथ से जा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इस पाथ से जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पाथ के दौरान जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो अलग अलग है, इसीलिए कहते हैं कि बिटवीन सेम टू पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंसेस आर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हैं दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि जब कोई डायरेक्टेड पाथ नहीं तो देयर आर द सो मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, और अगर दो ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में देयर आर सो मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, इट मींस दैट कि you can say that the infinite number of values of distances are possible। तो कह सकते हैं many values of distances are possible, many values of distance, many values of distance are possible between same two points, between same two points, दो सेम पॉइंट के बीच में मेनी नंबर ऑफ द वैल्यूज आर पॉसिबल। तो ये तो बात रही बेटा हमारे डिस्टेंस की, ठीक है ना, दो एक दो चीजें जो एडअप करने वाली तो ऐड किया, अदरवाइज 9th क्लास से आपको ये पता है। अब हम आपको बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यू कैन से दैट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ in a direction is called displacement, is called displacement। ये तो मैंने तुमको जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब बात आती है कि मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होगी इन अ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना बेटा, पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट कि बट ऑब्वियस ये भी मीटर्स में ही मेजर में करते हैं, बट ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज इट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं पर ये s लिख दूं तो ये डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैंने एरो डाल दी तो ये सिर्फ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एरो बताती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड देयरफॉर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली बात। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टेड क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव
एंड 0। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि जिस पॉइंट पर तुमने ओरिजिन माना उससे तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है बेटा यहां पर कि इट इज द यूनिक पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बट ऑब्वियस जैसा ही वर्ड EST लग गया तो मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इट मींस यू कैन से दैट इट इज द यूनिक पाथ बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। इट इज द यूनिक पाथ बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। सेम 2 पॉइंट्स के बीच में यह आपका यूनिक पाथ है। जैसे आप देख सकते थे कि इस पॉइंट A और B के बीच में सो मेनी वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंसेस आर पॉसिबल, लेकिन बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन उठा के जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अकेला सेम 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक ही होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और जो डायरेक्शन जहां से जहां अगर A से B गए हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख दें, और अगर मान लो B से A आते, अगर मान लीजिए B से A आते हम तो इसको SBA लिख देते। और आप डायरेक्शन का ये देखिए कि SAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ SBA। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर A to B हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया तो B to A क्या है, नेगेटिव है। और ये बताता कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात रही आपके डिस्प्लेसमेंट की। अब बात आती है बेटा यहां पर कि अगर हम इन जनरल बात करें, अगर इस स्टेटमेंट को आप देखें इन जनरल, अगर हम बात करें यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात एक और है, इन जनरल हर एक केस में तीनों पाथ के अलावा अगर देखें तो तीनों पाथ में अगर इस शॉर्टेस्ट पाथ को छोड़ दें तो बाकी दोनों केसेस में डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। कहने का मतलब ये हुआ इन जनरल अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस एक करेक्शन करना है यहां पर, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। एक सूरत में केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, कब? जब जो शॉर्टेस्ट पाथ हो वही एक्चुअल पाथ भी हो, दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू magnitude of displacement. Distance are greater than or equal to magnitude of the displacement. In that case ये इक्वलिटी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन मोशन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे अगर बॉडी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को ना चेंज करे। स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान बॉडी लगातार स्ट्रेट पाथ पर ही मूव कर रही है, बट ऑब्वियस है ये शॉर्टेस्ट पाथ ही एक्चुअल पाथ भी है। वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को ना चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा डिस्टेंस तो ऐड होती जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन अगर बॉडी अपने बिना डायरेक्शन को चेंज किए मोशन को कंटिन्यू रखता है, देन इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो ये बात रही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग बेटा यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर केवल फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस की एक बार जरा ब्रशअप हो जाए कंसेप्ट हमारा 9th क्लास का, उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 9 के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करके हमने आपको दे रखे हैं। नो डाउट एग्जाम में आप मत सोचिएगा कि आने वाला है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। देखिएगा बेटा यहाँ पर मैंने 3 पाथ आपको दे रखे हैं। एक सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। ये आपका एक स्ट्रेट पाथ दे रखा है जिसमें बॉडी A से B आ रही है। एक 3/4 सर्कुलर पाथ आपको दे रखा है। इन तीनों ही केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बेटा, अगर हमें बात करी जाए डिस्टेंस की तो मैंने कहा डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ आपका जो डार्क पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। बात आती कि एक्चुअल पाथ यहां पर कितना होगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये बताओ बेटा यहां पर ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे आप देख सकते हैं कि पूरे सर्कल की ये हाफ ऑफ द सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना। yes, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है बेटा, पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई r होती है।
तो आधे सर्कल की कितनी हो गई ये लेंथ, पाई आर हो गई। दैट विल बी डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू पाई आर। आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का निकालना है कि वैल्यू कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ गया। आप देख सकते हैं ये डायमीटर हो गया ना, ये लेंथ डायमीटर के बराबर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो गया, 2r। दैट विल बी इक्वल्स टू 2r। ठीक, यहाँ पर ए से बी हमें डिस्टेंस निकालना है। मैंने मार्किंग अभी नहीं बनाई है, बना देता हूं। ये 3 है, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है और ये आपका 1 मीटर है। आपको बताना है ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस के केस में तो बेटा कुछ करना ही नहीं, सीधे एक्चुअल पाथ लेंथ को ऐड कर देना है। तो द डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7 मीटर आ गया। अब बताती डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और कैसे निकालें, हाउ कैन वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, उठाइए और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए। अब यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना, ये कैसे निकाला जाए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये वैल्यू कैसे आएगी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, तो हमने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें ये वैल्यू हर हाल में चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। यहां से यहां तक ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो बताओ ये डॉटेड लाइन मिला के ये 4 मीटर हो गया ना बेटा। yes, और ये कितना हो गया, ये कितना, जितना ये उतना ये, दैट इज ये डॉटेड लाइन की लेंथ तो 3 मीटर हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। yes. इसका हमें बेस पता, इसका हमें परपेंडिकुलर पता, और इसके जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैंने कहा अगर मुझे यहां से कोई एस ए बी निकालने को कहेगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट SAB is equal to 16 + 9 25, that will be equal to 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर। इस तरीके से आपने इसको 5 मीटर निकाल दिया। अब आते हैं, यहां पर आपको दे रखा है कि बॉडी ए से चलती है और आके बी पर एंड होती है। हमें यहां पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है बेटा। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होगी, और अगर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस 3/4 सर्कल को हम ऐड करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हाफ सर्कल है वो पाई आर है, और पाई आर में पाई आर बाई 2 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाई 2। 3/4 सर्कल की लेंथ जो है वो 3 पाई आर बाई 2, ये एक्चुअल पाथ की लेंथ आ गई। भाई पूरे पाथ की लेंथ 2 पाई आर होती, दिस विल बी 3 पाई आर बाई 2। अब आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी, उठाया एरो और ए से सी, जहां डिस्प्लेसमेंट चाहिए उठाइए स्ट्रेट लाइन से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए, और यहां से अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी, मींस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ये कैसे आए, देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये आर है, तो ये भी तो आर है, रेडियस ही है। अगर इसकी लेंथ हमें निकालनी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट SAB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, दैट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, √2r। और इस तरीके से आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बेटा मिल जाता है। तो ये बात रही कि किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स को निकालेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा दैट विल बी द स्पीड। अब हम अगला जो टॉपिक यहाँ पर बात करेंगे वो आपकी स्पीड का टॉपिक होगा। और एक तरीके से कहा जाए बेटा कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो चैप्टर है वो यहाँ से कायदे से शुरू होता है। इतनी बातें तो 9th क्लास में भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन टीचर लोग करा देते हैं। अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड के बाद फिर हम लोग आएंगे वेलोसिटी पर, एक एक करके सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीड की बात करते हैं।
स्पीड का फॉर्मूला हमसे कोई कहे तो हमारे हर बच्चे बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात आती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें स्पीड की वैल्यू देती है, लेकिन स्पीड एक्चुअली हमसे क्या बताती है? तो स्पीड हमें बताती है कि टाइम के साथ जिस रेट से हम अपने एक्चुअल पाथ को कवर करते हैं, जिसको हम ए भी कह सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। वैसे तो जब रेट वर्ड बोल दिया जाता है तो जब तक तुम्हें किसी और क्वांटिटी का रेफरेंस ना दिया जाए ये समझा जाता है कि ये रेट वर्ड किसके रिस्पेक्ट में यूज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में यूज हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच अ बॉडी कवर्स इट्स एक्चुअल पाथ दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द बॉडी। जिस टाइम रेट के साथ, जिस रेट के साथ कोई भी बॉडी अपने एक्चुअल पाथ को ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अब अगर हम स्पीड को v से डिनोट करें बेटा, तो आप ये कहते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने, कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, दैट विल गिव द स्पीड। यहीं से आप देख सकते हैं कि अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड हो गई, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी की बात करें तो कैसी क्वांटिटी है स्पीड बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपकी कांस्टेंट हो सकती है। स्पीड अगर बॉडी रेस्ट में है तो 0 हो सकती है, लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो स्पीड हमेशा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। कभी किसी भी बॉडी की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब डिस्टेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकता, डेल्टा टी जब टाइम बीत रहा है तो वो निगेटिव नहीं होगा, तो बट ऑब्वियस है कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, बॉडी रेस्ट में है कोई दिक्कत नहीं, स्पीड 0 हो जाएगी। बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मींस एक इक्वल पाथ लेंथ इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी स्पीड। अब यहां पर बात करें जो सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म स्पीड, कि व्हेन वी कैन से दैट बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। हम ये कब कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स द इक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर हर एक 5 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रही है, तो चाहे वो पहले 5 सेकेंड में हो और चाहे वो बीच का कहीं 5 सेकेंड हो, चाहे वो लास्ट का 5 सेकेंड हो, in every 5 seconds it covers the path length of the 10 meter, then the body is said to be moving with the uniform speed। कहने का मतलब ये हुआ कि वो यूनिफॉर्म वर्ड से जाहिर ही है कि पूरे मोशन के दौरान आप ये कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ द बॉडी है दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। मींस यहां पर आप ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस is traveled in equal interval of time, अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल करती है, then the body is said to be moving with the uniform speed। सेकेंड हम ये बात करते हैं बेटा, what do you mean by the variable speed? वेरिएबल स्पीड के क्या मायने हैं? कब हम ये कहेंगे कि बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है? When the body does not covers equal distance in equal interval of time, or simply you can say that when the body covers equal distances in unequal interval of time or unequal distances in the equal interval of time, then the body is said to be moving with the uniform speed। मान लो कि उसने पहले 5 मीटर 10 सेकेंड में चले, फिर अगले 5 मीटर उसने 15 सेकेंड में से चले,
फिर अगले 5 मीटर उसने 5 सेकंड में चले, तो आप देख सकते हैं अलग अलग 5 मीटर्स में जो उसकी स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। जर्नी मान लो यहां से शुरू होती है और यहां पर खत्म होती है, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कीप ऑन चेंजिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। अब बात ये आती है कि जब भी कोई भी बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, तभी यहां पर एक कंसेप्ट जन्म लेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज स्पीड। जरा इसको समझना बेटा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट तो सभी करवा देंगे, लेकिन बात यह आती है कि समझने वाली बात है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ और इसको हम कैसे समझें, वो बात जरा मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एवरेज स्पीड पर उसके बाद फिर हम लोग इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे, देन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बात आती है एवरेज स्पीड। जब कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो एवरेज स्पीड की बात करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि ये बताओ, जब हर एक जगह पर सेम स्पीड है, तो एवरेज अगर तुम उनका लोगे तभी तो वही आएगा ना भाई। आप मान के चलिए 2 2 2, आपने तीनों रीडिंग्स 2 हैं, उनका एवरेज लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। अब कई बार बच्चा ये समझ बैठता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वो स्पीड का एवरेज, अर्थमेटिक मीन निकाल देता है स्पीड का। ध्यान देना बेटा ना, स्पीड कभी अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड हो जाएगी ना भाई। चाहे एवरेज स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, वेरिएबल स्पीड हो, एक फंडा कभी नहीं बदल सकता। वो क्या है, स्पीड विल ऑलवेज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ये कभी भी नहीं हो सकता कि स्पीड अपने डेफिनेशन को बदल दे, स्पीड अपनी प्रॉपर्टी को बदल दे। वो तो जैसे डिफाइन होती वैसे डिफाइन होगी। कई बार बच्चे अर्थमेटिक मीन निकाल के चले आते हैं, इस वजह से क्योंकि वो मैथमेटिकली कोरिलेट करते हैं। ध्यान देना बेटा, स्पीड कोई भी हो, चाहे हम वेरिएबल स्पीड निकालें, यूनिफॉर्म स्पीड निकालें, किसी सिचुएशन में निकालें, हमेशा वो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ही होगी। तो मुझसे कोई कहे कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करने का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम पता करेंगे, चाहे जैसे पता करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा हुआ, टोटल टाइम टेकन, ये कैसे पता किया जाएगा वो अभी हम आपसे बात करेंगे। पहले जरा एवरेज स्पीड के सिग्निफिकेंस में बात कर लें। जैसे बेटा मैंने कहा, कोई भी बॉडी इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी पर आती है, मैंने कहा कि यहां पर इसकी स्पीड v1 थी, इसकी स्पीड यहां पर v2 थी, और यहां पर स्पीड यहां से यहां तक v3 थी। a से c तक v1 है, c से d तक v2 है, d to b v3 है मुझसे, और जो टोटल डिस्टेंस a से b तक आई है वो s है, और मुझसे आपसे कहता है कि आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले ये बात आ जाए दिमाग में कि एवरेज स्पीड होती क्या है। मैंने कहा कि एक तरीके से कहा जाए कि एक वेरिएबल स्पीड मोशन को, एक वेरिएबल मोशन को कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने कहा मान लेते हैं कि इस टोटल डिस्टेंस को जब इसने वेरिएबल स्पीड से चला, इस एक्चुअल सिचुएशन में वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, इतनी डिस्टेंस s को ट्रेवल करने में ये जो टोटल टाइम लगा वो t लगा। कितना लगा, t लगा। तब जब वो पहले v1 से चला, फिर v2 से चला, v3 से चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी, फाइनली उसने s, और जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, t। मैं ये कह दूं, ध्यान दीजिएगा, द कांस्टेंट स्पीड विद विच body covers the same distance in the same time, the constant speed with which the body covers the same distance in the same time as it covers in the actual situation of the motion with the variable speed, then that speed is called the uniform speed। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस, जितने टाइम में इसने वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल किया है, सेम डिस्टेंस, मैंने कहा मान लीजिए v कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं चलूं तो सेम डिस्टेंस s सेम टाइम t में ट्रेवल करूंगा, तो इस जर्नी के लिए, इस मोशन के लिए ये v उसकी क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, एवरेज स्पीड। तो एक तरीके से कहा जाए एवरेज स्पीड जैसी कोई स्पीड होती नहीं है, ये हमने माना है ना। हो तो एक्चुअली क्या रहा है कि बॉडी कैसे मोशन कर रही है, अलग अलग स्पीड। मैंने कहा कि अगर एक्चुअल सिचुएशन ऑफ मोशन में देखो, भूल जाओ एवरेज स्पीड को, एक्चुअली क्या हो रहा है,
कि ए से बी तक आने में बॉडी अब 3 बार अपनी स्पीड बदल चुकी है, तो ये कैसा है मोशन हुआ? वेरिएबल मोशन हुआ, क्योंकि स्पीड बदल रहा है लगातार। मेरा ये कहने का मतलब ए से बी तक वो आए लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आए। किससे आए? तो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करे उतने ही टाइम में, ये नहीं कि तुम अलग टाइम पे पहुंचे, कांस्टेंट स्पीड से भी आओगे उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आओगे, उतने ही टाइम में आना है। तो द कांस्टेंट स्पीड विद विच द बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम एज इट डज in the actual motion with the variable speed, then that speed is called the average speed। कि अगर कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से ए से बी तक आए, जितने टाइम में वो वेरिएबल मोशन करके पहुंच रहा उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस को वो यूनिफॉर्म मोशन करके पहुंचे, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड क्या कहलाएगी बेटा? एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एवरेज स्पीड। अब देखते हैं किसके केसेस हम लोग बनाते हैं और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड जितने भी न्यूमेरिकल आपके बनेंगे ना बेटा, वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन पर बनेंगे। ये मान के चलना, मैं 3 अलग अलग केसेस बता रहा हूं लेकिन तीनों इसी के कॉम्बिनेशन पर ही बनेंगे, तुम जान लो। अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा तो इसी के कॉम्बिनेशन। पहला केस तो समझ लो फॉर्मूला ही है, केस 1। एवरेज स्पीड जब आपको निकालना होगा तो केस 1 देखिएगा। मैंने कहा ये ए से बी तक हमारी जर्नी है पूरी। ये मान लीजिए इसने पहले S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा इन द टाइम T1, फिर S2 डिस्टेंस ट्रेवल करा इन द टाइम T2, फिर S3 डिस्टेंस ट्रेवल करा इन द टाइम T3। ये मान लीजिए C है, ये D है, और मुझसे कोई कहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो मैंने आपको बता ही रखा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो समझ लो फॉर्मूला ही लिखा है S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपका आ गया। अब के सेकंड देखना, केस 2 में देखिएगा, ये बेटा पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। मान लेते हैं बेटा कि बॉडी यहां पर जो ट्रैवल कर रही है वो v1 स्पीड से चल रही है टाइम t1 के लिए, और v1 स्पीड से जब टाइम t1 के लिए चली तो यहां पर पहुंची। फिर इसके बाद आगे जाने के लिए ये v2 स्पीड से चल रही है टाइम t2 के लिए, यहां तक पहुंची। पर आगे जाने के लिए ये v3 स्पीड से चल रही फॉर द टाइम t3। तो मैंने कहा बेटा कि अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल टाइम तो पता है T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हमें टोटल डिस्टेंस कैसे आए? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, A से लेके C तक तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना। अगर A से लेके C तक देखें तो मैंने कहा मान लेते हैं ये डिस्टेंस S1 है A से लेके C तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया? V1 इंटू T1। सिमिलरली C से लेके D तक अगर हम डिस्टेंस निकालें, मान लेते हैं C से लेके D तक डिस्टेंस S2 हो गई, ये कितनी आ गई? V2 T2। और D से लेके B तक मैंने कहा मान लेते हैं डिस्टेंस S3 हो गई, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? S3 इज इक्वल टू V3 इंटू T3। एंड दिस इंप्लाइज दैट बेटा अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? S1 V1 T1, S2 V2 T2, पता नहीं था, गिवन डेटा से पता कर दिया, V3 T3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया। केस 3 देखते हैं बेटा यहां पर। नाउ कम टू द केस 3। जो भी न्यूमेरिकल्स आपको स्पीड पे दे रखे होंगे वो सारे के सारे इसी के कॉम्बिनेशन। कल अगला लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट होगा। केस 3 देखिएगा बेटा। केस 3 में जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। मैंने कहा कि इसने यहां पर v1 स्पीड से चला है फॉर द डिस्टेंस S1। इस S1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया इसने v1 स्पीड से।
इसके बाद इसने जो नेक्स्ट डिस्टेंस S2 ट्रेवल करी है वो V2 स्पीड से करी है, और जो नेक्स्ट लास्ट डिस्टेंस S3 ट्रेवल करी है वो उसने V3 स्पीड से करी है। पहले वो चला है, देखिएगा आप लोग भी, पहले ये चला है S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से और S3 डिस्टेंस V3 स्पीड से चला हुआ है। हमने कहा कि फॉर्मूला कभी नहीं बदल सकता, एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ही रहेगा। तो मैंने कहा यहां से यहां का तो बच्चा टाइम नहीं पता, तो क्या किया जाए, मैंने कहा यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं। मान लेते यहां से यहां तक का टाइम T1 लगा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, S1, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय V1 S1 V1। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी ट्रेवल करी, S2, दैट इज डिवाइडेड बाय S2 V2। एंड यहां से लास्ट डिस्टेंस देखें तो दैट इज T3 इज इक्वल टू S3 अपॉन V3, S3 अपॉन V3, ये लिख दीजिए। अब हम लोग आएंगे, टाइम पता चल गया, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना वो तो दिया ही है, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन नहीं दिया गया था, हमने निकाल लिया T1 S1 अपॉन V1, T2 S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। यहां पर तो बेटा मैंने तीनों केस तुम्हें अलग अलग करके बताए। जब तुम्हें बढ़िया न्यूमेरिकल देगा तो इसमें हो सकता है कि कई केस एक साथ कंबाइन करके दे दे, लेकिन मैंने तरीका बता दिया है कि कब कहां पर कितने पोर्शन में क्या अप्लाई करोगे, कब तुम्हें, अगर मान लीजिए टाइम अननोन है तो क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको स्पीड अननोन है तो क्या करना है, सॉरी डिस्टेंस, तो इन्हीं तीनों केसेस पे कंबाइन होकर न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। आज की क्लास में फिर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे बेटा एवरेज स्पीड के। थैंक यू।